हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शुभम सिंह चौहान आप सभी लोग का शिक्षा कुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग उपस्थित हुए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप सभी विद्यार्थीगण जान रहे होंगे कि अभी हाल ही में देश में सीए कानून जो है लागू हुआ है। सीए का मतलब क्या है, आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। ठीक है, सभी लोग लगातार बस सीए चिल्ला रहे हैं। सीए का मतलब क्या है विद्यार्थियों? देखिए, यहाँ पर सीए का मतलब क्या है, तो आप सभी विद्यार्थीगण देख रहे होंगे, जब ये कानून लागू हुआ तो देश में जगह जगह पर क्या हुआ बच्चों, जो है विभिन्न आयोजन किए गए, लोगों के द्वारा नाचा भी गाया भी गाया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग सीए कानून की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? सीए का मतलब क्या है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को विद्यार्थियों अभी हाल ही में जो है क्या किया गया है बच्चों, इसे देश में जो है क्या है लागू किया गया है। मीन्स नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विद्यार्थियों जो आया था, तो बच्चों अभी हाल ही में इसे क्या किया गया है, देश में विद्यार्थियों क्या किया गया है, इसे लागू जो है किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के पहले हम लोग जो है यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में, मीन्स नागरिकता के संदर्भ में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जरा देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जर्नी स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार सीएए कानून है क्या। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जानने से पहले यहाँ पर विद्यार्थियों आपको जानना चाहिए कि आखिरकार नागरिकता है क्या। नागरिकता से संबंधित ऐसा क्या मुद्दा है जिसमें हमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाना पड़ा। फिर यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या सर हमारे संविधान में या फिर आपके भारत में कहीं पर सिटीजनशिप के बारे में वर्णन जो है किया गया है। बिल्कुल विद्यार्थियों, जब आप लोग पढ़ते हो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट में आप सभी विद्यार्थीगण जानते होंगे कि संविधान में विद्यार्थियों जो कुछ प्रमुख जो है भाग हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर देखने का प्रयास करें नागरिकता से संदर्भित, क्योंकि देखिए ये मुद्दा तो है करंट का, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर विद्यार्थियों कहाँ से बनेंगे। यहाँ पर मुद्दा ये है कि ठीक है, करंट अफेयर्स आप विद्यार्थियों पढ़ते तो हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति जो है कहाँ पर देखी जाएगी। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया है, लेकिन आप लोग ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में विद्यार्थियों सिटीजनशिप के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दोनों मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग पहले उपस्थित हुए देखेंगे कि यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या। तो विद्यार्थीगण आप सभी लोग देख रहे होंगे, संविधान की अगर हम लोग बात करें कि संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया बच्चों, तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि संविधान का भाग 2 बच्चों जो कि सिटीजनशिप से संदर्भित है, मीन्स नागरिकता से संदर्भित है। विद्यार्थियों ये नागरिकता से संदर्भित है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक बात और हमें मालूम चलती है कि नागरिकता के संदर्भ में संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप से संदर्भित जो भी प्रोविजंस हैं, अगर इसके हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो विभिन्न प्रोविजंस के बारे में अगर विद्यार्थियों देखोगे तो हमें जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये विद्यार्थियों मुख्य रूप से आपके नागरिकता से संदर्भित है। फिर आप सभी विद्यार्थीगण ये भी बात जानते होंगे कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है या फिर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप सभी लोग देखते हो कि भारत में जो सिंगल जो सिटीजनशिप का जो प्रावधान किया गया है बच्चों, याद रखिएगा
न कि जो है डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर सिटीजनशिप का वर्णन संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल की बात की जाए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक यहाँ पर नागरिकता के संदर्भ में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद विद्यार्थियों आप लोगों ने देखा कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया बच्चों, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन बच्चों भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है विद्यार्थियों, तो आप लोग जरा कमेंट करके विद्यार्थियों बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप का बच्चों यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है हम लोगों ने विश्व के किस देश के संविधान से विद्यार्थियों इसे लिया गया है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप को विद्यार्थियों कहाँ से लिया गया बच्चों, तो याद रखिएगा सभी लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से विद्यार्थियों हम लोगों ने इसे जो है अपने संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन यहां पर बच्चों एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिस आर्टिकल के माध्यम से संसद के द्वारा पुनः जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया, तो यहां पर कौन सा ऐसा बच्चों यहां पर अनुच्छेद है जो संसद को यह जो है यहां पर अधिकार प्रदान करता है बच्चों, तो यहां पर नागरिकता जो है नागरिकता का बच्चों यहां पर सिटीजनशिप का एक एक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं संविधान का अनुच्छेद 11 मीन्स आर्टिकल 11 विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर किस बात का उल्लेख करता है कि नागरिकता का अधिग्रहण हो मीन्स अर्जन हो या फिर नागरिकता की समाप्ति हो, तो नागरिकता के अधिग्रहण या फिर नागरिकता के समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित जो भी अन्य प्रावधान हैं उन सभी मामलों में विद्यार्थियों आप लोग देखोगे कि संसद को जो है यहाँ पर प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों में संसद को जो अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो यहाँ पर प्रदान किया गया बच्चों, तो याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद मीन्स यहाँ पर आर्टिकल जो 11 है विद्यार्थियों इसी बात का यहाँ पर जो है उल्लेख करता है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था नागरिकता के संदर्भ में, ठीक है, जिसको आपको जानना जरूरी था ताकि आपका बेस बन जाए कि आखिरकार नागरिकता के बारे में आपके संविधान पर कहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर अब आपका क्या हो गया, बेस बन गया कि आखिरकार नागरिकता का वर्णन कहाँ पर किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेदों में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है और भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये है विद्यार्थियों, यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपके मन में विद्यार्थियों क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या सर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पहले क्या किसी अधिनियम का निर्माण किया गया था या नहीं किया गया था? तो विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर राइट है कि विद्यार्थियों इसके पहले भी जो एक अधिनियम का निर्माण किया गया था। सभी विद्यार्थीगण याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जिसे हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से विद्यार्थियों जो है जानते हैं बच्चों। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के नाम से विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग इसे जो है जानते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब सर ऑलरेडी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था तब जो है यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पहले ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वर्तमान में विद्यार्थियों जो नागरिकता जो संशोधन अधिनियम, सभी विद्यार्थी अगर ध्यान देंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 जो लाया गया है विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा ये जो अधिनियम लाया गया है तो इस अधिनियम में विद्यार्थियों क्या करता है, संशोधन करता है, मीन्स यहाँ पर बच्चों अमेंडमेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये जो सीए जो कानून 2019 है कहीं ना कहीं बच्चों इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या करता है, इसका परिवर्तित रूप ही है नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019। कहने का मतलब ये है कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो विद्यार्थियों लाया गया है, ये इस अधिनियम पर क्या करता है, संशोधन करता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो कई बार आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? क्या है? राइट है, क्योंकि बच्चों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ये 1955 के अधिनियम में क्या करता है बच्चों, संशोधन जो है करता है। ठीक है, फिर बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। फिर यहां पर देखिए कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2019 जो विद्यार्थी जो लाया गया है, ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हो बच्चों, अभी हाल ही में से 11 मार्च 2024 को क्या किया गया विद्यार्थियों, इसे जो है क्या है, लागू किया गया। लेकिन यहां पर ठीक है, क्या बात इसी से जो है यहां पर कंप्लीट हो जाएगी कि भाई साहब 11 मार्च 2024 को सीए कानून 2019 को लागू कर दिया गया। क्या बात यहीं से कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कंप्लीट हो जाएगी। कुछ हम लोग जरा इसके इतिहास के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। कहां से जर्नी स्टार्ट होती है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के इतिहास के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं कि क्या ये अचानक बना। तो सभी विद्यार्थी अगर ध्यान देंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सर्वप्रथम 9 दिसंबर 2019 को बच्चों इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। क्या बच्चों? लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को। जबकि 2 दिन बाद ही मींस 11 दिसंबर 2019 को विद्यार्थियों इसे राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया 11 दिसंबर को। और आप सभी लोग जानते हो कि जब आप सभी विद्यार्थी अगर जानते हो कि बच्चों यहां पर जब पार्लियामेंट के दोनों सदन के द्वारा मींस लोकसभा और या फिर राज्यसभा के द्वारा जब कोई अधिनियम पारित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? कानून बन जाता है। लेकिन कानून बनने से पहले आप सभी लोग जानते हो, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर बच्चों बिल आया, यहाँ पर एक्ट, तो बच्चों यहाँ पर लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, फिर राज्यसभा के द्वारा, फिर इसके बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो देखिए बच्चों 9 दिसंबर 2019 को तो इसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, जबकि 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा से पारित किया गया। फिर एक दिन बाद मीन्स 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बच्चों यहां पर जो ये विधेयक था, जो बिल था, ये बच्चों जो है कानून बना। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि यहां पर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बच्चों ये जो विधेयक था यहां पर कानून जो है बन चुका था। लेकिन क्या इसके पहले जो 11 मार्च 2024 को जो लागू किया गया है, जब ये भाई साहब कानून बन गया था तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया विद्यार्थियों? इसे लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? देखिए इससे पहले भी लागू किया गया था। कब? 10 जनवरी 2020 को विद्यार्थियों इसे जो है लागू किया गया था। लेकिन हुआ क्या विद्यार्थियों? देश में इसका बड़े पैमाने पर व्यापक जो है विरोध किया गया विद्यार्थियों। जगह जगह पर बच्चों इसका जो है विरोध किया गया। तो उस समय सरकार ने क्या है, इसे जो है लागू नहीं किया। अब देखिए जब समय जो है यहाँ पर धीरे धीरे निकलता गया बच्चों, तो अभी हाल ही में क्या किया गया? 11 मार्च 2024 को इसे देश में जो क्या है लागू जो है कर दिया गया। अब मुद्दा ये विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो आपका जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो बना था, तो बच्चों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था। तो भाई साहब इसको लाने का कोई ना कोई तो प्रमुख उद्देश्य होगा। कोई चीज जब आती है विद्यार्थियों तो उसका जो है कोई ना कोई प्रमुख उद्देश्य होता है लाने का। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मेजर इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य क्या था, तो यहां पर बच्चों इस बात का उल्लेख किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के पड़ोसी देश विद्यार्थियों, जैसे कि विद्यार्थियों यहां पर देखिए ये आपका प्यारा भारत है। अगर बच्चों यहां पर इस प्यारे भारत की अगर बात करूं, सभी विद्यार्थी अगर जरा ध्यान से जरा देखने का प्रयास करेंगे
यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों की अगर बात करूं तो इधर पाकिस्तान विद्यार्थियों, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर विद्यार्थियों बांग्लादेश हो गया, इधर श्रीलंका हो गया। तो बच्चों ये भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पर प्रमुख इसका उद्देश्य क्या था, देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी देशों जैसे कि पड़ोसी देशों से भारत में आए हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के प्रवासियों को क्या करना था भाई साहब, यहाँ पर नागरिकता प्रदान करना था। और बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। विद्यार्थियों याद रखिएगा, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए था कि आखिरकार सर सभी धर्मों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया, मुस्लिमों को क्यों छोड़ा गया। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था बच्चों कि भारत के जो पड़ोसी देश थे जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका पड़ोसी देश हैं, लेकिन इसमें से किस पड़ोसी देश की बात की जा रही है, मुख्य रूप से पाकिस्तान, मुख्य रूप से आपके जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो बच्चों भारत देश के मुख्य रूप से 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, यहाँ पर मुस्लिम की बात नहीं कही गई बच्चों, आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये प्रमुख विद्यार्थियों इन जो है धर्मों के समुदायों के प्रवासियों को यहाँ पर नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है, जबकि इसमें मुस्लिम को विद्यार्थियों शामिल नहीं किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पड़ोसी देशों से आए हुए किस धार्मिक समुदाय को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया। बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से 6 जो है धार्मिक समुदायों की बात की गई है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता जो है प्रदान करना है। और देखिए बच्चों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि जो सीए का जो प्रमुख जो उद्देश्य ये है, दशकों से जो धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हैं उन लोगों को बच्चों भारतीय जो है नागरिकता जो है दे करके सम्मानजनक जीवन जीने का एक प्रकार का क्या है, मौका प्रदान करना है। तो बच्चों ये सीए का यहाँ पर 2019 का ये बच्चों यहाँ पर इसका जो है प्रमुख जो है उद्देश्य था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बच्चों अगला यहाँ पर टॉपिक क्या है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सीए कानून 2019 से मुख्य रूप से किसे जो है लाभ होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगर विद्यार्थियों हम लोग अगर लाभ की बात करें तो इस कानून से विद्यार्थियों किसे लाभ होगा, देखिए बच्चों तो इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अवैध प्रवासी हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख समुदाय के जो भी नागरिक हैं बच्चों, इन समुदायों से संबंधित जो है अल्पसंख्यकों को, इन समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में क्या होगी भाई साहब, आसानी होगी। तो पहला फायदा तो विद्यार्थियों यहाँ पर इन्हें ही होगा कि बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए इन समुदायों को भारतीय नागरिकता लेने में क्या हो जाएगी भाई साहब, अब जो है इन्हें आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए बच्चों यहाँ पर कि नागरिकता कानून से दूसरे देशों से आए जो पीड़ित लोगों को भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी और भारत के किसी भी नागरिक को, यहाँ पर याद रखिए बच्चों इसका प्रमुख जो फायदा क्या है, देखिए नागरिकता कानून से दूसरे देशों से आए जो पीड़ित जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता जो है प्रदान की जाएगी और भारत के किसी भी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो उनकी नागरिकता पर बच्चों जो सीए है, जो कानून है, इसका कोई असर जो है नहीं होगा। तो इसलिए एकदम चिंतित ना हो विद्यार्थियों। तो ये इसके बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रमुख जो है लाभ हैं। ठीक है, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर सीए की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, इस कानून की प्रमुख जो है चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों पहली चुनौती तो यही है, कहीं ना कहीं इस कानून के द्वारा देखा जाए तो हमें जो है भेदभावपूर्ण जो है यहाँ पर इस स्वरूप को जो है देखने को मिलता है
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों? भेदभावपूर्ण का मतलब क्या है? इस कानून के द्वारा कहीं ना कहीं जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को तो आपने जो है यहाँ पर जो है क्या नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया है, लेकिन मान लीजिए भारत में कई अन्य ऐसे भी शरणार्थी हैं जो श्रीलंका से आए हुए हैं, जो तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या हैं, उनको विद्यार्थियों इस अधिनियम के दायरे में नहीं रखा गया है। अर्थात विद्यार्थियों इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को इस कानून के अंदर रखा गया है, जबकि अन्य देशों से आए हुए बच्चों शरणार्थी जैसे श्रीलंका, तमिल और म्यांमार के जो रोहिंग्या हिंदू हैं उनको विद्यार्थियों इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विद्यार्थियों तो ये भी भारत में आए हुए हैं, तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए इनके साथ क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव होगा। ठीक है। दूसरी चुनौती क्या है विद्यार्थियों? दूसरी चुनौती विद्यार्थियों आप लोग देखोगे, जब बच्चों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को जब हम लोग यहाँ बच्चों इनको नागरिकता प्रदान कर देंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों हमें प्रशासन में भी क्या है? कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। तो दूसरी चुनौती प्रमुख ये है। फिर तीसरी प्रमुख चुनौती क्या है बच्चों? द्विपक्षीय संबंधों में बाधा भी आ सकती है। कहने का मतलब ये कि हमारे जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, मान लीजिए जिनको यहाँ पर नागरिकता प्रदान की गई, हो सकते वो लोग भी रुठ जाएं या किसी कारण बस, तो कहीं ना कहीं देखा जाए विद्यार्थियों तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं उनमें भी विद्यार्थियों कहीं ना कहीं देखा जाए उसमें भी बाधा देखी जा सकती है। ठीक है। तो द्विपक्षीय संबंधों में बच्चों बाधा देखी जा सकती है। और यहाँ पर अगली प्रमुख चुनौती बच्चों ये है कि बच्चों जो सीए जो कानून है कहीं ना कहीं देखा जाए मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14 का कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों ये क्या उल्लंघन करता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया बच्चों कि समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो कि भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों पर ही लागू होता है। लेकिन विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इसका हमें क्या है उल्लंघन जो है देखने को प्राप्त होता है। और इसकी अन्य अगर प्रमुख चुनौतियों की अगर बात करें विद्यार्थियों तो आपके संविधान की प्रस्तावना में विद्यार्थियों एक शब्द का वर्णन किया गया है, सेकुलर पंथ निरपेक्षता शब्द का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों का समान आदर होता है, सभी धर्मों का समान आदर विद्यार्थियों। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पर पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का भी हमें क्या है उल्लंघन जो है देखने को मिलता है। और अगली प्रमुख चुनौती ये है, कहा जा रहा है कि बच्चों कि इस कानून के माध्यम से कुछ विशेष लक्षित समुदायों को ही फायदा होगा, सभी को फायदा नहीं होगा। जैसा कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीए के बाद एनआरसी का जो है क्या होगा देशव्यापी जो है संकलन किया जाएगा, जिसमें से प्रस्तावित जो नागरिक रजिस्टर से जो बहिष्कृत गैर मुसलमान हैं वो लाभान्वित होंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगली जो चुनौती क्या है बच्चों, उत्तर पूर्व भारत से संबंधित मुद्दे को लेकर चुनौती है, जिसमें से कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले जो भी अवैध प्रवासी होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के होंगे, उन्हें क्या निर्वासित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका भी क्या उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी भी चुनौती हमें देखने को प्राप्त होती है। तो बच्चों ये जो है प्रमुख जो है क्या है सीए कानून 2019 की प्रमुख क्या है चुनौतियां हैं। फिर इसके बाद जो आपके मन में जो लगातार क्वेश्चन यहाँ पर गूंज रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, कि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदायों को ही क्यों शामिल किया गया है। तो भाई साहब इन्हीं को क्यों शामिल किया गया है, श्रीलंका से क्यों नहीं शामिल किया गया, म्यांमार से क्यों नहीं शामिल किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर रीजन बताया गया है कि 2019 में बिल पेश करते समय आपके गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर बच्चों सदन में जो बयान दिया था कि इससे पहले अलग अलग समय पर जैसे कि युगांडा देश, श्रीलंका जैसे देशों से आए हुए शरणार्थियों को जो कहा जा रहा है कि नागरिकता जो है दी गई थी इससे पहले।
तब जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा बताया गया कि पहले हम लोग युगांडा से आए हुए शरणार्थी, श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों को हमने नागरिकता प्रदान की थी, लेकिन तब जो है पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को हमने उस नागरिकता में शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया कि सीए के जरिए जो है 3 देशों से धार्मिक जो उत्पीड़न के चलते भारत में आए हुए अप्रवासियों को नागरिकता देने पर जो है हमने क्या है विचार किया है विद्यार्थियों, इसलिए यहां पर इनको शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन भी आपका हो गया और इसका जवाब भी यहां पर जो है दे दिया गया। फिर अब अगला क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा विद्यार्थियों, यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर विद्यार्थियों आपके मन में उठ रहा होगा कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया। मुझे मालूम है कि आपके अंदर हलचल यहां पर उठ रही होगी कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया विद्यार्थियों। तो यहां पर बताया गया कि सीए के विरोध की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इसमें मुसलमानों को विद्यार्थियों क्या शामिल जो है नहीं किया गया था, क्योंकि जब 10 जनवरी 2020 को जब लागू किया गया तो देश में बड़े पैमाने पर बच्चों इसका विरोध किया गया और सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो सरकार का कहना है कि मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें इन जो है इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस्लामिक जो देश हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुसलमानों को वहां पर इसका उत्पीड़न सहना नहीं पड़ता है, जबकि अन्य समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि समुदायों को कहीं ना कहीं देखा जाए धार्मिक उत्पीड़न जो है सहना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आशा और उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस टॉपिक को आप लोगों ने समझा और जाना, और उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों ये आपको समझ में भी आया होगा। तो सभी विद्यार्थीगण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।